प्रशांत भूषण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही उदाहरण कोट किया भगत सिंह जी का और सावरकर का। सावरकर ने माफी मांगी, दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन भगत सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि जब उन पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने 1-2-4 दिन जाने के बाद में उस अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई में नहीं की, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हमें मालूम है कि इस अदालत का फैसला क्या होने वाला। तो जब हमें मालूम ही है कि अदालत क्या फैसला करने वाली है, ऐसी अदालत की सुनवाई में भाग लेके भी करेंगे क्या? कोई हमारी बात तो सुनी नहीं जानी है। यहां तक का तो प्रशांत भूषण जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, प्रशांत भूषण अकेले नहीं हैं। प्रशांत भूषण के साथ में हजारों लोग हैं। इस देश का पूरा वकील समाज है, क्योंकि ये जो दोषी ठहराया गया है, ये प्रशांत भूषण को ही दोषी नहीं ठहराया गया। ये प्रशांत भूषण के साथ साथ हर वकील को, हर पत्रकार को, हर साहित्यकार को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर ऐसे व्यक्ति को जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और सच बोलता है, सही बोलता है, देश के हित में बोलता है, न्याय के हित में बोलता है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। भानु प्रताप जी, सवाल आज जनता कर रही है कि जिस तरीके से पत्रकारों की बात की जाए या फिर वकीलों की बात की जाए, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं, तो जानने का तात्पर्य बनता है कि जो स्वतंत्रता दी जाती है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है बोलने की, अगर प्रशांत भूषण के ऊपर अगर ये बात की जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें उन पे भी लागू होती है? जिस तरीके से प्रशांत भूषण को लेकर के इतना सवालिया निशान बनाया जा रहा है, इतना बवाल बनाया जा रहा है, कैसा लगता है आपको? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और ये जो बोलने की आजादी है, बेसिकली इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आम जो जनता है उसको इसकी जो ताकत है या इसका जो महत्व है वो पता नहीं। बोलने की आजादी ये लोकतंत्र की रीढ़ है, रीढ़। जैसे व्यक्ति बिना रीढ़ की हड्डी के सीधा खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, ठीक इसी तरह से बोलने की आजादी के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र खड़ा नहीं हो सकता, लोकतंत्र बच नहीं सकता। तो जो प्रशांत भूषण जी हैं या कोई और वकील है या जज हैं या कोई अधिकारी है या सरकार है या आम जनता है, कोई भी है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए और वो पूर्ण होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका महत्व मैं आपको बताता हूं, इससे थोड़ा सा समझें। शायद इंग्लैंड में, अगर मुझे नाम सही याद आ रहा है, इंग्लैंड की शायद ये बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के, या यूं कहो कि वहां पे जो होती है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स करके वो होती है, उसके जो जज, जस्टिस डेनिम करके उनका नाम, अगर मैं सही है, जस्टिस डेनिम करके, उनके यहां पे एक कंटेम्प्ट का मुकदमा 1969 यानी 1969 में उनके सामने आया और जजेस का शायद अपमान की कोई ऐसी स्थिति थी। तो जस्टिस डेनिम ने यह कहा, बहुत जबरदस्त वो है, और उन्होंने करीब मतलब बहुत छोटा सा ही जजमेंट लिखा, लेकिन उन्होंने कहा, लिखा उसमें जजमेंट में, वी नेवर यूज्ड दिस लॉ टू डिफेंड आवरसेल्फ, यानी हम अपने आप को बचाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है इसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत एक पिलर है। मेरा भाव है, ये पिलर शायद शब्द नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए जो बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने बचाव के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? हम अपने व्यवहार से, हम अपने जजमेंट से और हम अपने चरित्र से इस बात को सिद्ध करेंगे कि हम वाकई में जज हैं, हम हैं। हमें उससे करना है, हमारा मान सम्मान उससे होगा।
इन सारी चीजों से हमारा मान अपमान नहीं होता। ये उनका सार था। तब आप समझ लीजिए कि एक जज सबसे बड़ी अदालत का वो ये कह रहा है कि हम कभी इसका यूज नहीं, कभी भी। और आप देखिए उसके बाद में इंग्लैंड में क्या हुआ, 2013 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस कानून को उन्होंने, सरकार ने खत्म कर दिया। कोई मतलब नहीं उसका। तो ये जो बोलने की आजादी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रशांत भूषण जी ने कहा है, बोला है, जो उनके जो 2 ट्वीट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और बोलने की उस आजादी जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इस देश के सभी नागरिकों को दी गई है, वो उसके तहत आता है। और उसकी रक्षा के लिए केवल ही नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने ही जजमेंट्स में उस बोलने की आजादी का महत्व बताया है, उसकी जो है जरूरत बताई है, कितना जरूरी है और लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो। तो जो 2 ट्वीट से उन्होंने किए, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, एक उन्होंने किया कि जो चीफ जस्टिस हैं बोबड़े साहब, वो नागपुर के राजभवन में एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिस समय मतलब कोरोना है और चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखा हुआ है, ऐसे समय में आसपास के सब लोगों ने मास्क पहना, उन्होंने नहीं पहना और ना हेलमेट पहना। हेलमेट की बात को उन्होंने प्रशांत भूषण साहब ने बाद में ये माना कि भाई क्योंकि गाड़ी स्टैंड पे थी तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलती हो तो हेलमेट लगाना चाहिए। वो जरूर मेरे से बोली, बाकी और कोई बात नहीं। किसी भी बात में कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता नहीं है, जिसका सुमोटो लेकर कोर्ट ये कर रही है। एक और उन्होंने जो दूसरा जो उनका ट्वीट है उसके 2 दिन आगे पीछे था, उसमें यह था कि इतिहासकार, उसका सार मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड टू वर्ड बनाने की बजाय जैसा है, मैं क्योंकि आम लोगों को समझ में आना चाहिए कि है क्या, तो उसका मैं सार आपको बता रहा हूं कि इतिहासकार भविष्य में जब भी इतिहास लिखेंगे और पिछले 6 साल का, जिसमें बिना औपचारिक रूप से इमरजेंसी लगाए बिना ही लोकतंत्र को खत्म किया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है और विशेषकर जो पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर टिप्पणी जरूर करेगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। इसमें कोर्ट का अपमान कहां है? कहीं भी इसमें कोर्ट का अपमान कहीं नजर नहीं आता, दूर दूर तक भी अपमान। देखिए, उन्होंने एक सच्चाई बताई है, या यूं कहो बल्कि इसको कोर्ट को लेना चाहिए बहुत सीरियसली लेके, कि ये एक लोकतंत्र का जो इतना बड़ा संस्थान है, क्योंकि सबसे आखिर में अगर कहीं जाए कोई व्यक्ति, किसी से दिक्कत है, न्याय चाहिए, सरकार अगर परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इतना मजबूत, इतना सम्मानित, इस तरह से बनाया जाना चाहिए, उसके लिए इतना काम करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट वाकई में लगे लोगों को कि ये वो अदालत है जो संविधान की रक्षा का काम पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ, योग्यता के साथ में कर रही है। उस तरह से लेना चाहिए। और यह लेना चाहिए भाई, अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया तो हम, जिसे कहते हैं ना आत्मावलोकन, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अब इसमें एक चीज मैं छोटी सी और अभी यहीं आपको बता दूं तो आपको उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ट्वीट्स करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मैटर लिया, अब आप देखिए कि ऐसे समय में आप सब देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इस कोरोना की महामारी में पूरी कोर्ट्स लॉकडाउन में हैं। जो जरूरी मसले हैं वो मसले सुने नहीं जा रहे हैं। अगर आप एक चीज देखें तो जो प्रवासी मजदूरों का मसला था वो भी सुप्रीम कोर्ट में 62 दिन बाद सुना गया, 62 दिन बाद। और वो भी मैं समझता हूं उसके पीछे एक कारण ये भी रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 15-20 एडवोकेट्स ने एक चिट्ठी चीफ साहब को लिखी, और उसके अलावा उससे पहले 4-5 हाई कोर्ट्स ने उसको मतलब उसके प्रवासी मजदूरों के विषय में जजमेंट्स दिए।
उस स्थिति में जब लगा जाए या देखा, तब जाके ये सारी चीजें प्रवासी मजदूरों का 62 दिन बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्ञान का, ताकत का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, और उसको इसीलिए इतनी पावर दी गई है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा हो, सरकार कुछ गड़बड़ कर रही हो, शासन प्रशासन कुछ गड़बड़ कर रहा हो, कोई अधिकारी गड़बड़, कर्मचारी गड़बड़ कर रहा हो, वो संविधान की और देश के लोगों की रक्षा कर सके। लेकिन आपने देखा कुछ नहीं था। इसलिए जो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, कहीं कुछ उसमें नहीं कहा जी। लेकिन सर सवाल अब ये है कि यदि वकील ही डर जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? नहीं, देखिए, वकील के डरने का मतलब ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की है, वकील के डरने का मतलब नहीं है। आपने परसों की अगर कोर्ट में जो बहस है, सजा के ऊपर जो बहस हुई है, उस बहस में आपने देखा कि किस तरह से जो न केवल प्रशांत भूषण जी ने, बल्कि उनके जो एडवोकेट हैं, श्री राजीव धवन साहब और दुष्यंत दबे साहब, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे अध्यक्ष भी हैं, यहां तक कि अटॉर्नी जनरल जो सरकार के वकील हैं, उन्होंने भी जिस तरह से बातें कही हैं, वो आपको लगता है कि कहीं वकील डरा हुआ है? बल्कि प्रशांत भूषण जी के पक्ष में जिस तरह से लोग, हजारों की संख्या में एडवोकेट पूरे देश भर में इकट्ठे होकर निकल के आए, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, आपको उससे लगता है कि वकील डरा हुआ है? आप एक बात से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि मैंने जो कहा है सही कहा है, माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो सजा देनी है, जैसे देनी है आप दें, मुझे इससे आगे नहीं कुछ भी कहना। जहां तक आप समय की बात करें, मुझे इसमें सोचने का कुछ वो नहीं है, ज्यादा कुछ विचार बदलने नहीं है, मेरा फैसला वही रहना है। तो अदालत का समय बर्बाद न करें, जो आपको करना है करें, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो वकील के डरने का तो मतलब ही नहीं है। सर, अभी आपने अटॉर्नी जनरल की बात की, सर उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं तुरंत साबित कर दूंगा कि जो हमारे जुडिशरी है वो भ्रष्ट है। नहीं, उन्होंने जो एग्जैक्ट शब्द बोले हैं मैं आपको बताता हूं, और बिल्कुल आप सही करें, ये सही है। आपका सार जो है वो उनके उससे सार समझ में आता है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जानी चाहिए। प्रशांत भूषण के जो पिछले काम है, वो सारे कामों को देखने के बाद इस सारी चीज को देखना चाहिए, कैसे करना कैसे नहीं, सजा नहीं दी है। और उन्होंने कहा कि मैं 5 जजेस के नाम जानता हूं जिन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का जो पूरी तरह से उसको खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 9 जजेस के नाम जानता हूं जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है। तो आपकी जो बात है बिल्कुल सही बात है। ये सारी की सारी चीजें, जब ये आप देखिए जो कंटेम्प्ट का एक, और आप इस चीज को समझें, इससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट को वैसे करना क्या चाहिए था। देखिए, इतनी जल्दबाजी आपने की, जहां इतने महत्वपूर्ण मसले हैं वो सब रुके हुए हैं। कश्मीर का मसला 1 साल से आपने कुछ नहीं किया उस पर। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो भ्रष्टाचार का एक जबरदस्त उदाहरण है, आपने उस पर कुछ नहीं किया है। ठीक है ना जी। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, और भी ऐसे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं जो पड़े हुए हैं कोर्ट के सामने, आपने किसी पे कोई बात नहीं की है। आपको सीधा साफ समझ में आ रहा, सैफुद्दीन सोज साहब का जो कश्मीर में उनको दिखाया गया कि उनको नजरबंद किया हुआ है, और मीडिया में दिखाया जा रहा है बाकायदा कि जब वो बाहर आके कह रहे हैं तो पुलिस वाले उनको जो है जबरदस्ती अंदर ले जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे नहीं कि नहीं, हमने उनको नजरबंद नहीं किया हुआ। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको इन मसलों पर कोई भी आप चर्चा नहीं करें तो अचानक आपने ये सब लेके सुमोटो लेने लगे। दूसरा, जो इनका 11 साल पुराना एक मुकदमा था 2009 का, जिसमें उन्होंने तहलका मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, तरुण तेजपाल को, और उसमें उन्होंने कहा था कि अब से पहले के 16 जजों में से आधे भ्रष्ट हैं। अब भ्रष्टाचार के लिए क्या, भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं कि भी पैसे का लेन देन हो, और भी बहुत सी चीजें। और उन 8 जजों के विषय में प्रमाण सहित, सबूत सहित उन्होंने आरोप लगाया, एफिडेविट में दिया है, और कहा कि और भी सबूत चाहिए तो वो दूंगा मैं, लेकिन ये स्थिति है। तो अगर आपने वो भी निकाल लिया है, ईमानदारी की बात,
यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जब आप मुकदमा आपने ले लिया, आप सुनवाई पे हैं ही, तो आप उसकी जांच करवाइए। एक व्यक्ति ने आप पे आरोप लगाए हैं ना, उन लोगों पर आरोप लगाए हैं ना, तो आप उन आरोपों की जांच करवाइए। जब आप जांच करवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम इससे अलग एक स्थिति में आते हैं। आप उसकी जांच नहीं करवा रहे, आप कह रहे हैं आपने भ्रष्ट कहा, बस यही हमारे लिए काफी है। काफी नहीं है ये युग पढ़े लिखे समझदार लोगों का युग है। लोग आंख पे पट्टी बांध के, कान में तेल डाल वो लगा के, डांट लगा के, रुई लगा के बैठे नहीं हैं। हर चीज की जांच पड़ताल होती है, चर्चा होती है, उस पर आलोचना प्रत्यालोचना होती है, उस सबको देखा जाता है। आप कह के नहीं बच जाएंगे। तो एक व्यक्ति आरोप आप पे लगा रहा है, जांच करवाइए जो भी है। अगर प्रशांत भूषण दोषी पाए जाते हैं, होगी उन्हें सजा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जांच करवाए बिना ही आप सारी चीज कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? इस चीज को आप ये समझें कि एक चीज और देखें कि क्या प्रशांत भूषण या इस तरह से कोई भी आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो अदालत की अवमानना कर रहा है, या कहीं खुद अदालत ही अदालत की अवमानना तो नहीं कर रही? मैं ये बात क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, 1952 में हमारे पास कानून था, लेकिन 1961 में एक कमेटी बनाई गई, एच एन नैयर, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बाद में 1971 में 1971 में यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बना, न्यायालय की अवमानना का कानून बना। 24 सेक्शन का यह टोटल कानून है और जो सेक्शन 2 है उसमें परिभाषा इसके दी गई है। तो मेन आप जो समझे, मैं सिर्फ उतना ही, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं मेन आपको समझाना चाहूंगा कि है क्या। सेक्शन 2 के अंतर्गत जो बताया गया कि कंटेम्प्ट यानी अवमानना क्या है, तो अवमानना 2 तरह की, कंटेम्प्ट 2 तरह की, सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो सिविल कंटेम्प्ट है, आप उसको समझिए वो क्या है। वो है कि अदालत ने जो जजमेंट्स दिए हैं, जो ऑर्डर दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, या अदालत के सामने किसी ने कोई अंडरटेकिंग दी है, उस सब के विषय में उस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस अधिकारी या कर्मचारी को या जिस सरकार को दिया गया, तो जो ऐसे अदालत के आदेश हैं, अगर उन पे अमल नहीं हो रहा, जिस अधिकारी ने नहीं किया, उस पे कंटेम्प्ट चलेगी। यह है सिविल कंप्लेंट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक। और एक है क्रिमिनल, तो यानी कि जो कोई और व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बोलता है, लिखता है, या किन्हीं चिन्हों से दिखाता है, जैसे कोई कार्टून बना दे या कोई फोटो खींच दे, फिल्म बना दे, या और किसी तरह से इकट्ठे होकर कोई संकेत करता हो, उस तरह से अदालत का अपमान करे, ये होती है क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट जो है। ये इसका ये बेसिक अंतर है। अब आप देखिए, जरूरी क्या है, जो आदेश अदालत ने दिए हैं और उनका पालन नहीं हो रहा, क्या ये गंभीर नहीं है? बजाय उसके कि कोई अदालत को कह रहा है, अदालत अगर अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, एक मतलब सर्वोच्च या यूं कहें कि सर्वोत्कृष्ट जो चरित्र की या एक व्यवहार की या जजमेंट की क्वालिटी जजमेंट जो है, उनको अगर अदालत दे रही है, उसकी स्थापना कर रही है, तो अदालत का सम्मान तो वैसे ही अपने आप बढ़ेगा। किसकी हिम्मत है कि उसको सोच भी जाए। लेकिन कहीं अगर कोई बात आ गई तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो जो वो हो रही है, उससे क्या ये जरूरी है कि तुमने आदेश दिया, तुम्हारे आदेश का पालन नहीं हो रहा। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो सिविल कंटेम्प्ट हैं इस देश में 2017 के आंकड़े हैं, इसी से अंदाजा लगाइए। 2017 के आंकड़ों के अनुसार 96,000 सिविल कंटेम्प्ट के मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 96,000, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 96,000 जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हुआ। यही माना जाए मोटा मोटा सा, इतने मुकदमे पेंडिंग हैं। तो आपके आदेश देने का मतलब क्या है, अगर आपके आदेश का पालन ही नहीं हो रहा?
क्यों दे रहे हैं फिर आप आदेश? और ये तो वो हैं जो चल रहे हैं। मैं आपको ऐसे मुकदमे बताता हूं कि जो कहीं नहीं चल रहे, जिनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं आई हुई होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, सभी स्कूल्स में, प्राइवेट हों कोई भी, कम से कम 25% जो सीट हैं बच्चों की स्कूलों की पढ़ने के लिए, वो वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए दी जाएंगी। आप पूरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको 5% में मिल जाए। कई तो ऐसे होंगे जिनमें 1% भी नहीं है। जो आपने आदेश दिया, उस आदेश का मतलब क्या है? आपने गरीब समाज के बच्चों के पढ़ने के लिए आदेश दिया, लेकिन आपके आदेश का कोई पालन ही नहीं हो रहा, कोई मान नहीं रहा। उस आदेश का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के जो वो हैं, मैं समझता हूं ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा गंभीर है, इनको ज्यादा लेना चाहिए। रादर इसके कि कोई हमें क्या कह रहा है, कोई हमें कुछ भी कहता रहे। आप डंडा दिखा के, आप जैसे कल जो कोर्ट ने कहा परसों, उसमें कहा कि नहीं, हमें बताना है हर एक किसी की एक लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए हमें दंडित करना है, और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सजा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो हैं, आपने ये अपना एक क्या कहा जाए, क्या ये आपने अपने आपके अहंकार को, ईगो को कहीं ठेस लगी है क्या, जिससे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप जज हैं, कोई भी कुछ भी कहे तो वो चीज देखने वाली कि लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा क्या केवल जो है लोगों के लिए है, जजेस के लिए नहीं है, शासन प्रशासन के लिए नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मंत्री, एमएलए, एमपी, इनके लिए नहीं है, सबके लिए है ना, सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को नहीं आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो सजा देंगे। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, आप सजा दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। सर, माफी वाले बात पे बात यहाँ आके की जाए। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, मैं भगत सिंह का पुजारी हूं, चाहे भले मैं फांसी पे झूल जाऊं। बहुत बढ़िया। मैं आपके माध्यम से प्रशांत भूषण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही उदाहरण कोट किया भगत सिंह जी का और सावरकर का। सावरकर ने माफी मांगी, दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन भगत सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि जब उन पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने 1-2-4 दिन जाने के बाद में उस अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई में नहीं की, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हमें मालूम है कि इस अदालत का फैसला क्या होने वाला। तो जब हमें मालूम ही है कि अदालत क्या फैसला करने वाली है, ऐसी अदालत की सुनवाई में भाग लेके भी करेंगे क्या? कोई हमारी बात तो सुनी नहीं जानी है। यहां तक का तो प्रशांत भूषण जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, प्रशांत भूषण अकेले नहीं हैं, प्रशांत भूषण के साथ में हजारों लोग हैं। इस देश का पूरा वकील समाज है, क्योंकि ये जो दोषी ठहराया गया है, ये प्रशांत भूषण को ही दोषी नहीं ठहराया गया, ये प्रशांत भूषण के साथ साथ हर वकील को, हर पत्रकार को, हर साहित्यकार को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर ऐसे व्यक्ति को जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और सच बोलता है, सही बोलता है, देश के हित में बोलता है, न्याय के हित में बोलता है, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। और इसके अलावा जो सजा की बात हो रही है, वो अकेले प्रशांत भूषण की सजा नहीं होगी। वो सजा जो होगी, वो सजा सभी वकीलों की होगी, सभी पत्रकारों की होगी, सभी साहित्यकारों की होगी, सच बोलने वालों की होगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की होगी। और ये एक तरह से सच बोलने वालों की आवाज दबाने वाला काम होगा। लेकिन जो मैं परसों के उससे समझ पाया हूं कि जो बहस हुई है, कोर्ट ने अब एक रास्ता निकाला है, अच्छा ही है। कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन डालने का आपके पास मौका है, तो रिव्यू पिटीशन डालिए, और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा जी का कहना है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी रिव्यू पिटीशन जब तक डिसाइड नहीं होगी, आपकी यह सजा सस्पेंड रहेगी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस स्थिति में आके ये सारा केस खड़ा हो गया, जहां तक ये सब कुछ पहुंच गया, उस स्थिति में अब दूसरे को सजा देने की तो बहुत दूर की बात है, अपने को, अपनी स्थिति को बचाने की स्थिति हो गई है।
और एक बहुत छोटी सी बात, ये ट्वीट्स कितने लोग पढ़ते हैं इसका पता भी नहीं लगता, लेकिन कोर्ट ने इसको सुमोटो लेके मुकदमा करके दुनिया को बता दिया, दुनिया को। और एक बहुत ही बड़े मशहूर शायर हैं, उनके जो बड़ी एक ज़बरदस्त बात मैंने एक जगह सुना है, मैं आपके सामने कहने में बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ एक मौके का शेर है कि मैं जो बिहार के हैं वो शायर जो हैं नदीम रज़वी करके कुछ इस तरह से हैं, नाम पूरा क्षमा चाहता हूँ मैं पूरा नाम नहीं, लेकिन बड़े अच्छे शायर हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, तुम ही हो जो अपने आप ही सब कुछ बताए चलते हो। कोर्ट ने अपना आप बता दिया दुनिया को, कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन बता दिया। होना क्या चाहिए कोर्ट को, बड़ी संस्था है, देश का एक पिलर है, वहां से जो संदेश जाना चाहिए लोगों में, इतना जबरदस्त संदेश जाना चाहिए, विश्वास कायम हो जाए, ये अदालत है, हम पे अन्याय होगा तो ये सुनवाई करेगी, जल्दी सुनवाई करेगी, ये जानती है न्याय कैसा होता है, हमारी स्थिति क्या है, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी। ऐसा संदेश नहीं गया, संदेश ऐसे जाना चाहिए। आपको ध्यान हो, मैंने एक उदाहरण इंग्लैंड का बताया, एक और बताता हूं। 1987 में जजिस को उल्टा उनका फोटो छाप के उल्टा छाप दिया, सर नीचे पैर ऊपर, और लिख दिया यू फूल्स। और किस में हुआ, डेली मिरर, एक बड़ा जबरदस्त वहां का एक न्यूज़पेपर, उसके फ्रंट पेज पे छपा, फ्रंट पेज पर। जजिस के सामने आया मसला, उन्होंने कहा भाई इसमें एक बात तो सही है कि भाई ओल्ड तो हम हैं, अब हम दूसरी बात ये कि फूल हैं या नहीं है ये जनता तय करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, बात खत्म हो गई। ये होता है बड़प्पन, ये होते बड़ी सोच, ये होता है बड़ा दिल। एक और उदाहरण, जो ब्रेक्सिट हुआ इंग्लैंड में, उस ब्रेक्सिट के समय में भी उसी डेली मिरर में एक और छपा जजिस के विषय में, और उसमें लिखा एनिमी ऑफ द पीपल, यानी जनता के दुश्मन, जजिस के विषय में। जजिस के सामने लाया गया, फ्रंट पेज पे छपा है, आप समझ लीजिए, लेकिन जजिस ने कुछ नहीं किया। ये होता है बड़प्पन, बड़ापन। मैं अगर बड़ा हूं या मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, जहां मैं बैठा हूं वहां मुझे कैसे काम करना है वो देखना, कहीं कितनी चीजों को इग्नोर करना है। आज के समय में जो काम करना है वो ये कि व्यवहार से, जजमेंट से, चरित्र से, आचरण से, उससे लगना है कि बड़े हैं। किसी की हिम्मत है अपमान करने की। मैं एक उदाहरण, आपको एक छोटा सा उदाहरण अपनी जिंदगी का देता हूं, ऐसे बहुत लोग हैं पर फिर भी मैं उदाहरण देता हूं। हम हिस्ट्री पढ़ते थे एमए में, हमें जो है हमारे प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ाते थे, और भी कई थे प्रोफेसर, 3-4 प्रोफेसर थे, लेकिन एक प्रोफेसर साहब ऐसे थे, इतना बढ़िया, इतने ढंग से, इतने तरीके से पढ़ाते थे, और बच्चों को हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, हर तरह से उनकी मदद समझाने की कोशिश करते थे ताकि उनको समझ में आए। सबसे ज्यादा इज्जत, और कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी के ऊपर थप्पड़ नहीं उठाया उन्होंने, सबसे ज्यादा इज्जत हमारे कॉलेज में उनकी होती थी। ये जो बड़प्पन है ना, इससे दिखता है। मैं एक पिक्चर आपको उसका नाम बताना चाहूंगा, मेरा साया, आप देखिए कभी। एक जज कैसा होना चाहिए, एक जज का कैसा मतलब व्यक्तित्व होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, उसमें आप देखिए कितने प्यार से, कितने ढंग से, और वो थोड़ा सा अगर धमकाने की बात भी कहते हैं तो कितने प्यार से कि आप मतलब हैरान रह जाएंगे। ऐसा जज होना चाहिए, तभी बसती है। मैंने बताया ना कि डंडे से, आप कोई हवलदार थोड़े ही है, पुलिस वाले थोड़े हैं, डंडा दिखा के इज्जत करवाएंगे। इज्जत डंडे से नहीं, इज्जत अर्न की जाती है, वो कमाई जाती है, और कमाने के लिए जीवन भर आचरण, चरित्र, व्यवहार हमें बहुत ऊंचे रखने पड़ते हैं, तब मिलती है, तब अपने आप सब झुक जाते हैं। ये मेरा इस पे कहना।